नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, फिर पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, फिर हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, फिर पढ़ेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। इन सब अभिक्रियाओं को हम पढ़ेंगे। तो हमारे स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे वो तत्व हो या यौगिक हो, जब संयोग करते हैं और एकल उत्पाद यानी कि सिंगल उत्पाद बनाते हैं, का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे जो क्रियाकारक आपस में जुड़ के एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कोयले का दहन, जैसे कोयला कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दोनों मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से जल बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एकल सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल उत्पाद बन रहा है। तो ये भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। तो इस प्रकार हमने संयोजन अभिक्रिया देखी। अब देखिए, यदि हम बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में जल यानी कि H2O मिलाते हैं, तो चूने का पानी यानी कि चूने का पानी का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 प्राप्त होता है और ऊष्मा मुक्त होती है। यानी कि हम कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाते हैं, यानी कि बिना बुझे हुए चूने, यदि हम बुझे हुए चूने नहीं, इसमें बिना बुझे हुए चूने में, ठीक है, बिना बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाते हैं, तो हमें बुझा हुआ चूना यानी कि चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और ऊष्मा मुक्त होती है, यानी कि हीट रिलीज होती है। तो वे अभिक्रिया है जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है, यानी कि हीट प्राप्त होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया ऊष्मा त्यागती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि हम जब किसी बीकर में अगर कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, और पानी मिला देते हैं वाटर, तो आपने देखा होगा चूने जो चूना होता है, चूना पत्थर, उसमें बिना बुझे हुए चूने में जब पानी मिलाते हैं, तो आपको याद हो तो ऊष्मा निकलती है, तो ये ऊष्मा रिलीज हो रही है। तो ये एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है, जिसमें H2O यानी कि वाटर मिलाते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, CaOH2 और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो ये एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए, कोयले का दहन, तो कोयले का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और ऊष्मा रिलीज होती है। तो ये भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए, और भी प्राकृतिक गैस जैसे मेथेन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, तो यहाँ पे भी दहन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में प्लस ऊष्मा प्राप्त होती है। ये भी एक प्रकार की क्या है, ये भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए, श्वसन जो हमारी सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज बनता है भोजन के डाइजेशन के बाद, तो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी के में वाटर के साथ डिजोल्व होकर एक्वस बन जाता है, और ऑक्सीजन, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, तो हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हमारी सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस ऊर्जा यानी कि ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो ये भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और एक जो किण्वन है, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, यानी कि जो शुगर जो है, शर्करा जब यीस्ट की उपस्थिति में एल्कोहल बनाती है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऊष्मा निर्मुक्त होती है। तो ये भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए, ऊष्माक्षेपी हमने संयोजन अभिक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकर्मक यानी कि एकल क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है या उत्पाद देता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें जो सिंगल जो है वो टूट जाता है और छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। वियोजन के लिए, कोई भी चीज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा किसके रूप में हो सकती है, ऊष्मा के रूप में, विद्युत के रूप में या प्रकाश के रूप में हो सकती है। इसकी आवश्यकता होती है। अगर कोई अभिक्रिया ताप की उपस्थिति में हो रही है, उसको तापीय अपघटन बोलेंगे। कोई करंट की उपस्थिति में हो रही तो उसको विद्युत अपघटन बोलेंगे। और सन लाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में हो रही उसको प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। तो अपघटन कितने प्रकार से हो सकता है, ताप से, विद्युत से और प्रकाश से। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे तापीय अपघटन। तो तापीय अपघटन किसे कहते हैं, तो देखिए, ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जो ताप या ऊष्मा की उपस्थिति में संपन्न होती है,
तापीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे हम फेरस सल्फेट को एक परख नली में लेके गर्म करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड, और कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाई ऑक्साइड, और एक और गैस निकलती है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये दोनों गैस से अलग हो जाती है। तो ये जो सिंगल जो क्रिया कारक है ये किस में टूट गया, 1 2 3 में टूट गया। तो ये क्या है, ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा। तो ये तापीय अपघटन का उदाहरण है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूने का जो पत्थर है उसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है, और ऊष्मा की उपस्थिति में यहाँ चूने का पत्थर किसमें टूट रहा है, बिना बुझे हुए चूने में। तो ये भी एक प्रकार का तापीय अपघटन है। और देखिए लेड नाइट्रेट Pb(NO3 ट्वाइस), लेड नाइट्रेट जब ऊष्मा की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भूरे रंग की गैस निकलती है टेस्ट ट्यूब में से, और ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। तो यहाँ देखिए जो सिंगल क्रिया कारक है अभिकर्मक है, ये 1 2 3 छोटे छोटे दो या दो से अधिक यानी कि 3 उत्पाद में बदल रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, अपघटन हो रहा है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे अपघटन अभिक्रियाएं। और ये किसकी उपस्थिति में हो रही है, ऊष्मा की या ताप की उपस्थिति में, इसलिए हम बोलेंगे इसको तापीय अपघटन। अब देखिए विद्युत अपघटन क्या है, ऐसी अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन होता है, ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में अपघटन होता है। जैसे वाटर यानी कि वाटर जो है उसमें हम करंट प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है वो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर का ब्रेकडाउन होना या वाटर का टूटना क्या कहलाएगा, विद्युत अपघटन। तो ये विद्युत अपघटन है। और इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन की तुलना में डबल प्राप्त होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो आपको पता है सिंगल होता है, जबकि हाइड्रोजन का डबल होता है। H2O इसका फॉर्मूला है वाटर का। ठीक है, अब देखिए और भी रिएक्शन है विद्युत अपघटन की। NaCl यानी कि जो साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड, इसको पानी यानी कि H2O के साथ क्रिया कराएंगे और करंट प्रवाहित करने पर हमें प्राप्त होता है NaOH यानी कि 2NaOH, और हमें क्लोरीन, और हमें प्राप्त होती है हाइड्रोजन। तो यहाँ किसकी उपस्थिति में हो रहा है, ये हो रहा है आपका करंट की उपस्थिति में। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का विद्युत अपघटन का उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशीय अपघटन, यानी कि ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है यानी कि लाइट की उपस्थिति में होती है, उसे हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में हम रखते हैं तो वह सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है, और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है और हमें सिल्वर प्राप्त होती है। और इस अभिक्रिया का उपयोग हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यानी कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी के अंदर करते हैं अपन फोटोग्राफी में। इसके अलावा देखिए सिल्वर ब्रोमाइड जब लाइट की उपस्थिति में इसको रख दिया जाए सनलाइट में तो ये सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस देता है, तो ब्रोमीन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड किस में टूट रहा है, सिल्वर और क्लोरीन और ब्रोमीन में। ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में। ये किस प्रकार का अपघटन हुआ, ये अपघटन हुआ प्रकाशीय अपघटन। तो ये प्रकाशीय अपघटन का उदाहरण है। अब देखिए तीसरी जो रिएक्शन अपनी वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें कोई अधिक क्रियाशील किसी कम क्रियाशील को अपनी जगह से हटा देता है तो उसको विस्थापन कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु तत्व किसी अन्य धातु लवण में से कम क्रियाशील धातु को अपने स्थान से विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए ये जो आयरन है, आयरन की कील को हम कॉपर सल्फेट के जो नीले रंग के उसमें डालेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये जो आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये कॉपर को अपनी जगह से हटा देगी और खुद आयरन यहाँ जाके बैठ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, FeSO4 यानी कि यहाँ Fe आ जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो यानी कि यहाँ कौन अधिक क्रियाशील है, यहाँ आयरन ज़्यादा क्रियाशील है, यानी कि लोहा ज़्यादा क्रियाशील है किससे, कॉपर से। अब दूसरी रिएक्शन देखिए, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कर रहा है और जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर अलग हो रहा है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, जिंक क्या कर रहा है, इस कॉपर को अपनी जगह से हटा रहा है और खुद वहाँ जाके बैठ रहा है। देखिए जिंक सल्फेट बन रहा है। अगला देखिए लेड यानी कि सीसा, लेड, ये कॉपर क्लोराइड CuCl2 के साथ क्रिया करके PbCl2 और कॉपर अलग हो रहा है, अलग कर रहा है कॉपर को। तो देखिए यहाँ Pb क्या आ रहा है, Pb भी कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है। तो देखिए कॉपर जो है वो आयरन से भी कमजोर है, जिंक से भी कमजोर है और लेड से भी कमजोर है, इसलिए तीनों धातुएं कॉपर को क्या कर रही है, विस्थापित कर रही है। और देखिए
यहाँ बन रहा है फेरस सल्फेट, यहाँ बन रहा है जिंक सल्फेट, यहाँ बन रहा है लेड क्लोराइड, और कापर तीनों जगह अलग हो रहा है। तो देखिए जिंक और लेड क्या है, जिंक और लेड जिंक लेड की कापर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, यानी कि जिंक और जो लेड है ये कापर की तुलना में क्या है, अधिक क्रियाशील है। और आयरन भी कापर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, इसलिए आयरन ने भी यहाँ पे हटा दिया इसको। अब देखिए कौन ज़्यादा क्रियाशील है, अतः कापर को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है ना। कापर को क्यों विस्थापित कर रहा है, क्योंकि ये जिंक और लेड ज़्यादा क्रियाशील है। अब क्रियाशीलता का क्रम आपको याद होना चाहिए। तो धातुओं की क्रियाशीलता क्रम, तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कापर, फिर मर्क्यूरी, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड Au। तो इस प्रकार धातु सबसे ज़्यादा ये क्रियाशील है और ये सबसे कम क्रियाशील है। अब देखिए द्विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक या अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। यदि इन अभिक्रियाओं में अघुलनशील यानी कि अघुलनशील जल में अविलेय पदार्थ बनता है तो इस अविलेय पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं, यानी कि कोई अघुलनशील पदार्थ बन रहा है तो वो अवक्षेप है, और ऐसी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए इसमें ये देखिए सोडियम सल्फेट, इसमें ये BaCl2 के साथ यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया कर रहा है, दोनों का जलीय विलयन है, और यहाँ बन रहा है BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट, और यहाँ बन रहा है NaCl जो कि एक्वस है। तो देखिए ये सॉलिड प्राप्त हो रहा है अपने को, यानी कि ये वाटर के साथ डिजोल्व फॉर्म में नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी कि अघुलनशील बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, अवक्षेप कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो बेरियम सल्फेट क्या है, पानी के साथ अघुलनशील पदार्थ हैं। देखिए यहाँ किन किन आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, देखिए यहाँ सोडियम है और यहाँ बेरियम है, तो ये बेरियम चला जाएगा यहाँ पे और सोडियम आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए बेरियम जैसे यहाँ जाएगा तो BaSO4 बन जाएगा, देखिए BaSO4 बन गया, और सोडियम जैसे यहाँ आएगा तो Na+Cl बराबर NaCl बनता है। तो इस प्रकार यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम और सल्फेट और बेरियम और क्लोराइड ये चारों आयन एक दूसरे का स्थान चेंज करें। यहाँ सोडियम इधर चला गया और बेरियम यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, बेरियम Ba+2 और SO4-2 ये दोनों आयन जब यहाँ मिलते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे BaSO4 का अवक्षेप बनता है जो कि जल में अविलेय होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने अवक्षेपण अभिक्रिया भी पढ़ी, जो कि द्विस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर अवक्षेपण भी हैं। तो इस तरह से हमने चारों प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।